अनपढ़ बहू के पति को लेकर भागी पड़ी लिखी सौतन। ए जी उठिए ना, ए जी उठिए, आपकी चाय ले लीजिए। उठ गया हूँ, इतना चिल्लाओ मत। फिर नीरज काजल के हाथों से चाय लेकर पीने लगता है। न्यूज़पेपर में देखकर आज की हेडलाइन बताना। फिर काजल न्यूज़पेपर को उल्टा कर पढ़ने की कोशिश करने लगती है। माना तुम अनपढ़ गवार हो, पर कम से कम अखबार तो सीधा पकड़ो। नीरज की बातों से उदास होकर काजल किचन में आकर खाना बनाने लगती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू। मम्मी आप कभी पिज्जा क्यों नहीं बनाती? मम्मी मुझे बर्गर खाना है। तुम हमेशा ऐसा ही तेल मसाले वाला खाना बनाकर रख देती हो, कुछ नया बनाया करो। बच्चे भी परेशान हो गए हैं। अभी ये खा लीजिए, मैं बाद में पिज्जा बर्गर बनाना शेक बना दूंगी। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और फिर मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। इतना बड़ा टिफिन, कितना खाना है इसमें? खाना ज्यादा नहीं है, बस टिफिन बड़ा है। और जाते जाते जरा बच्चों को स्कूल भी छोड़ दीजिएगा। अब मैं बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाऊं? मुझे ऑफिस वाले 1.5 लाख रुपए बच्चों को स्कूल पहुंचाने के नहीं देते हैं। इतना कहकर नीरज घर से निकल जाता है। मम्मी हम लेट हो रहे हैं, हमें कौन स्कूल पहुंचाएगा? मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। फिर काजल बच्चों को स्कूल पहुंचाकर घर वापस आती है और वहीं दूसरी तरफ दोपहर के वक्त नीरज ऑफिस कलीग्स के साथ कैंटीन में आता है और अपना बड़ा सा टिफिन निकालता है। इतना बड़ा डब्बा, क्या पूरे ऑफिस के लिए खाना लेकर आए हो? तुम लोग मेरे टिफिन को क्यों देख रहे हो? अपना लंच देखो। फिर नीरज अपना टिफिन खोलकर देखता है कि उसमें दाल चावल और आलू की सब्जी होती है। ओह माय गॉड, ऑफिस के लंच में कोई दाल चावल लेकर आता है? ये तो बिल्कुल गांव वाला खाना लग रहा है। ये काजल कुछ भी उठाकर टिफिन में भर देती है। फिर नीरज बिना लंच किए ही अपने काम पर चला जाता है और शाम को जब नीरज ऑफिस से घर लौटता है। आ गए आप? नहीं, मेरा भूत आया है। दिखता नहीं मैं आया हूँ। नीरज बहू से ऐसे क्यों बात कर रहा है? पापा मैंने सुबह पूछा कि इतना बड़ा टिफिन क्यों दे रही हो, तो कहती है बस डिब्बा बड़ा है। ऑफिस में देखा तो दाल चावल और सब्जी भरी पड़ी थी। दोपहर के वक्त तो यही खाना खाते हैं। वहाँ लोग स्टाइलिश लंच बॉक्स में फैंसी खाना लाते हैं। कोई सैंडविच लाता है, कोई इटालियन खाना लाता है। लेकिन दाल चावल तो अच्छा खाना है, दोपहर में तो यही खाना चाहिए। ओह गॉड, तुम्हें समझाना कितना मुश्किल है। रहने दो, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। इतना कहकर नीरज गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रविवार का दिन आता है। बहू आज रविवार है, चल घर का राशन ले आते हैं। माँ जी आप मुझे पर्ची बनाकर दे दीजिए, मैं सामान ले आऊंगी। लिस्ट तो बना दूंगी, लेकिन तू पढ़ेगी कैसे? माँ जी मैं पर्ची दुकानदार को दे दूंगी, वो पढ़कर सामान निकाल देगा। अच्छा ठीक है, रुक जा, मैं पर्ची बना देती हूँ। अरे बहू तू बाजार जा रही है तो मेरे लिए दवाइयाँ भी लेती आना। मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है बाबूजी, मुझे दवाइयों की पर्ची दे दीजिए, मैं आपकी दवाई भी लेते आऊंगी। ठीक है बहू तू रुक, मैं कमरे से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता हूँ। पर तू इतना सामान लाएगी कैसे? नीरज जाएगा ना बहू के साथ। फिर शारदा राशन के सामान की पर्ची बनाने लगती है और रामलाल अपने कमरे से दवाइयों की पर्ची लेकर काजल को दे देता है। फिर काजल नीरज के साथ सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकल जाती है और दोनों सब्जी मंडी पहुंचकर। भैया आलू कितने के दिए? 30 रुपए किलो बहन जी। भैया 30 क्यों, 25 में दे दो ना। 25 में तो घाटा हो जाएगा बहन जी। अरे भैया 5 रुपए तो कम करो, आपसे ही सब्जियां लेती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ और तुम यहाँ 5 रुपए के लिए झगड़ रही हो। बताओ कितने पैसे हुए? काजल उंगलियों पर गिनकर हिसाब लगाने लगती है। 700 हुए। नहीं 350 ही हुए हैं। देखो एक सब्जी वाला भी तुमसे अच्छा हिसाब कर लेता है। चलो अब घर। अभी राशन भी लेना है। ठीक है राशन की दुकान चलो। फिर नीरज सब्जियों के पैसे देकर काजल के साथ राशन की दुकान आ जाता है। राम राम नीरज भैया, आज बड़े दिनों बाद आए हो। हाँ भैया, आज वाइफ के साथ राशन लेने आया हूँ। ये लीजिए पर्ची, इसमें जो जो लिखा है वो सब दे दीजिए। अरे भाभी जी का तो समझ में आता है, वो पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए पर्ची बना कर लाई है, लेकिन आपको पर्ची बनवा कर लाने की क्या जरूरत थी? आप सामान देने से मतलब रखो। अरे नाराज क्यों होते हो, लीजिए आपका सामान, छोटू ने निकाल भी दिया है। फिर नीरज राशन का सामान उठाकर काजल के पास आता है। अब और कहीं भी मेरी बेइज्जती करवानी है क्या? बस बाबूजी की दवाइयाँ लेनी है। मैं तुम्हारे साथ कहीं और नहीं जा सकता। खुद की तो बेइज्जती करवाती हो, साथ में मेरी भी करवाती रहती हो। मैं घर जा रहा हूँ। नीरज राशन का सामान और सब्जियां अपनी गाड़ी में रखकर घर की तरफ चला जाता है और काजल दवाइयां लेने मेडिकल की शॉप चली आती है। भैया मैं दवाइयों की पर्ची लेकर आई हूँ, मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। काजल अपनी थैली में हाथ डालकर पर्ची ढूंढने लगती है। पर्ची तो इनके पास ही रह गई,
अब मैं क्या करूं? क्या हुआ मैडम? भैया मैं दवाइयों की पर्ची लाना भूल गई हूँ। आप तो हर हफ्ते हमसे दवाई लेकर जाती हैं ना, मुझे याद है कि कौन कौन सी दवाई लगती हैं। फिर दुकानदार कुछ दवाइयाँ निकालकर काउंटर पर रख देता है। लीजिए, ये वाली दवाइयाँ आप हर बार लेकर जाती हैं। भैया ये लाल रंग की पत्ती वाली दवाई की जगह नीले रंग की पत्ती वाली होगी। नहीं बहन जी, वही दवाई है। नहीं भैया, वो दवाई नीली होती थी, ये लाल है, और ये पत्ती भी वैसी नहीं है। हम यहाँ दवाई बेचते हैं, मजाक नहीं करते। यही दवाई है, बस उसका रंग बदल गया है। आप ले जाइए, अगर वही दवाई नहीं निकली तो आकर बदल लेना। फिर काजल दवाइयाँ लेकर दुकानदार को पैसे दे देती है और फिर दवाइयाँ लेकर अपने घर चली आती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगली सुबह। हाँ बच्चों, आज तुम्हारे लिए पिज्जा और बर्गर बनाया है। आपने पिज्जा बनाया? वाह मम्मी, आज तो मजा आएगा। अरे बहू, तुझे तो ये सब बनाना नहीं आता था? आता तो नहीं था, पर उस दिन बच्चों ने जिद की थी ना, तो मैंने सोचा सीख कर बना दूं। बहू, ये सब हेल्दी नहीं होता है, बच्चों को ये क्यों खिला रही है? नहीं, ये शरीर के लिए अच्छा है। इसे बाजरे और मक्के का आटा मिलाकर बनाया है और ऊपर ढेर सारी सब्जियां डाली है। देखा नीरज, तू बेवजह बहू पर नाराज होता रहता है। कितनी समझदार बहू है मेरी। अच्छा ठीक है बहू, कल जो मेरी दवाइयाँ लाई थी ना, तू जरा दे दे, दवाइयाँ खा लूं। काजल जल्दी से दवाइयाँ लाकर रामलाल को दे देती है। बहू, ये लाल रंग की दवाइयाँ मेरी नहीं है। नहीं बाबूजी, वही दवाई है। मेडिकल वाले भैया कह रहे थे कि कंपनी ने पत्ते का रंग बदल दिया है। बहू, ये दवाई मेरी नहीं है, जरा नाम तो देख। लाओ, मैं देखता हूँ। नीरज दवाई का पत्ता देखकर गुस्से से भर जाता है। अरे तुम गवार हो क्या? ये तो नींद की दवाई है। मुझे नहीं पता था, मेडिकल वाले भैया ने कहा था कि दवाई का पत्ता और रंग बदल गया है। कोई भी कुछ भी बोल देगा और तुम मान जाओगी। बहू, इतने समय से बाबूजी की दवाइयाँ ला रही है, नई दवाई दिखी तो एक बार पूछ तो लेती। पापा, आप तो अपनी बहू की बहुत तारीफ करते थे ना, देख लिए इसकी समझदारी। अगर आप ये दवाई खा लेते तो पूरे दिन सोते रहते। इतना कहकर नीरज गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद नीरज गोविंद के साथ चाय की टपरी पर चाय पीने आता है। यार नीरज, तू हमेशा इतना परेशान क्यों रहता है? भाई, मेरी जो अनपढ़ गवार पत्नी है वही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। क्या कर दिया भाभी ने? छोटे मोटे गड़बड़ हो तो बताऊं ना। आज पता है, पापा के लिए गलत दवाइयां ले आई, वो भी नींद की। अगर पापा वो दवाई खा लेते तो क्या होता? फिर अंकल को एक दिन का फुल बेड रेस्ट मिल जाता। मजाक मत बना यार। चल यार, कोई गलती हो गई होगी भाभी से। तुझे अगर जानना है कि वो कितनी बड़ी गवार है तो सुन, हमारी शादी के बाद उसकी पहली दिवाली आई थी। काजल बहू, शादी के बाद तेरी पहली दिवाली है, तू ही बता इस साल हम दिवाली कैसे मनाए? माँ जी, मैं अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाऊंगी और पूरे घर को जगमगा दूंगी, साथ में पूरे घर को साफ कर दूंगी। बहू, तू बस अपनी रसोई साफ कर ले, दिवाली के पकवान वही बनेंगे, बाकी मजदूर करेंगे। फिर काजल किचन में आकर पूरे किचन को पानी से धोने लगती है और तभी उसकी नजर किचन के इलेक्ट्रिक आइटम्स पर जाती है। रसोई घर के ये सारे सामान भी कितने गंदे हो गए हैं, इन्हें भी धो देती हूँ। फिर काजल एक टब में सर्फ वाला पानी घोलती है और ओवन, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर और इंडक्शन इसमें भिगोकर रगड़कर धोने लगती है। तभी शारदा किचन में आती है। अरे बहू, तू क्या कर रही है? माँ जी, ये जो किचन में रखे सामान थे ना, इनके ऊपर बहुत तेल जम गया था, इसीलिए मैं इन्हें धो रही हूँ। हे भगवान, ये सारे तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है। अरे बहू, इन्हें कोई सर्फ के पानी से धोता है क्या? सारे सामान खराब हो गए हमारे। नीरज के पास खड़ी कृतिका जोर जोर से हंसने लगती है। आप हंस क्यों रही हैं? सॉरी, आपकी अनपढ़ गवार बीवी की कहानी सुनकर मुझसे रुका नहीं गया। कोई नहीं, मैं भी उस दिन काफी हंसा था। मेरा नाम कृतिका है, और आपका? मेरा नाम नीरज है, मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ। भाई चल, हमें भी काम करना है। फिर नीरज ऑफिस की तरफ चला जाता है। ऐसे ही रात होती है और नीरज कमरे में लेटे हुए सोचता है, उस लड़की की हंसी औसम थी और एक मेरी बीवी है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे ही। इतना कहकर नीरज सो जाता है और अगले दिन नीरज ऑफिस की खिड़की के पास, आज वो लड़की नहीं आई। तभी कृतिका टपरी पर आती है और नीरज उसे देखकर जल्दी से नीचे टपरी पर उसके पास पहुंच जाता है। अरे, आप यहाँ? हाँ, वो कल मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आपको जब भी लोनली फील हो आप मुझसे बात कर लिया कीजिए। लेकिन मैं आपसे बात कैसे करूँगा? मेरा नंबर ले लीजिए। कृतिका नीरज को अपना फोन नंबर देकर चली जाती है। फिर ऐसे ही जब रात होती है, नीरज बालकनी में कृतिका से फोन पर बात कर रहा होता है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बात करने की आदत हो गई है।
आदत अच्छी बात नहीं होती नीरज। वहीं हॉल में नहीं, पापा को बुलाओ फिर सोऊंगा। हाँ, पापा को बुलाओ। नीरज को बुलाओ, कहो आज बच्चों के साथ सो जाए। वो बालकनी में किसी से बात कर रहा है। इतना ये किससे बात कर रहे होंगे? फिर काजल जैसे ही बालकनी में पहुंचती है, नीरज घबराकर तुरंत फोन रख देता है। इतना घबरा क्यों रहे हैं? किससे बात कर रहे थे? मैं किससे बात कर रहा था ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, जाओ यहाँ से। नीरज काजल को डांट कर भगा देता है। ऐसे ही सुबह होती है और नीरज ऑफिस के लिए जल्दी निकल रहा होता है। आज आप आधा घंटा पहले निकल रहे हैं। मैं आधा घंटा पहले निकल रहा हूँ, उससे तुम्हें क्या? मेरा टिफिन तैयार है कि नहीं? टिफिन तैयार है। फिर नीरज अपना टिफिन लेकर अपनी बाइक से कृतिका के पास पहुंचता है। हाय, हेलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू। फिर कृतिका बाइक पर बैठ जाती है और नीरज उसे उसकी लोकेशन पर छोड़ देता है। आज शाम को मिलते हैं ना? ठीक है। इतना कहकर नीरज अपने ऑफिस चला जाता है और शाम को नीरज अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर कृतिका के साथ सनसेट देख रहा होता है। मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है नीरज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। नीरज मुस्कुराकर कृतिका का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे ही नीरज और कृतिका का मिलना जुलना और बढ़ जाता है। फिर एक दिन दोनों रेस्टोरेंट में आकर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी नीरज के फोन पर काजल का कॉल आ जाता है। आप अभी तक घर नहीं आए, रात होने वाली है। फोन रखो, मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। इतना कहकर नीरज फोन काट देता है। यार ये कितनी अनोइंग है, कितना फोन करती है। मैं खुद परेशान हूँ इससे। एक तुम हो इतनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी, और एक मेरी गवार बीवी। तो फिर छोड़ दो उसे। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरे साथ भाग चलो, हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे बच्चे और मम्मी पापा का क्या होगा? वो मेरे भी मम्मी पापा हैं और तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। चलो ना, शादी कर लेते हैं। शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर भाग कर शादी करने के लिए मुझे थोड़ा समय दो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन काजल अपनी पड़ोसन सहेली नीलम के साथ सब्जी मंडी जा रही होती है। दीदी, आप बहुत परेशान लग रही है। हाँ, आजकल ये सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को देर से आते हैं। मुझे तो डर लगने लगा है। पक्का आपके पति किसी सौतन के साथ भागने वाले हैं। ऐसा ही होता है दीदी, पहले पति अपनी पत्नी को इग्नोर करते हैं, फिर किसी सौतन के साथ भाग जाते हैं। नहीं, मेरे पति किसी सौतन के साथ नहीं भाग सकते। इतना कहते हुए दोनों सब्जी मंडी पहुंच जाती हैं और काजल सब्जी खरीदने लगती है। वहीं नीरज और कृतिका बाइक से घूमते हुए उसी बाजार में आते हैं। मुझे नारियल पानी पीना है। भैया 2 नारियल पानी देना। भैया 2 नहीं, 1 ही देना और 2 स्ट्रॉ दे देना। नीरज और कृतिका एक ही नारियल में स्ट्रॉ डालकर नारियल पानी पीने लगते हैं। तभी नीलम की नजर उन दोनों पर पड़ती है। काजल दीदी, जरा देखिए तो, वो आपके पति ही है ना? हाँ, पर इनके साथ ये लड़की कौन है? काजल तुरंत कृतिका और नीरज के पास पहुंच जाती है। कौन है ये लड़की? आप इसके साथ एक ही नारियल से पानी क्यों पी रहे हैं? अच्छा, तो तुम ही हो इनकी अनपढ़ गवार बीवी। मैं इनकी पढ़ी लिखी मॉडर्न गर्लफ्रेंड हूँ। ये तुम्हारी पढ़ी लिखी सौतन है? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। काजल सब्जी वाले ठेले से एक बड़ी लौकी उठा लेती है। इस पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन को तो मैं लौकी से मारकर भरता बना दूंगी। काजल कृतिका को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नीरज उसका हाथ पकड़ लेता है। काजल, बाजार में तमाशा मत करो, घर चलकर बात करते हैं। फिर नीरज काजल को लेकर घर आता है, जहाँ घर में शारदा और रामलाल बैठे होते हैं। अरे नीरज, तू बहू को इस तरह पकड़ कर क्यों ला रहा है? माँ जी, आपके बेटे ने मेरे लिए पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन बना रखी है। क्या नीरज, क्या बहू सच कह रही है? हाँ माँ, मुझे कृतिका बहुत पसंद है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, फिर भी तू, छी। तभी कृतिका आती है। क्यों ना बनाए पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की को सौतन? इस गवार बीवी के साथ ये अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएंगे? तू पढ़ी लिखी मॉडर्न गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन बन चुकी है। शर्म कर, एक औरत का घर उजाड़ रही है। कृतिका, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर कृतिका घर से चली जाती है। देखो काजल, मैं घर में कलेश नहीं चाहता। अगर तुमने मुझसे झगड़ा किया तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। बहू जाने दे, अब नीरज उस लड़की से बात नहीं करेगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। देखा बहू, अब नीरज उस लड़की से बात नहीं कर रहा है। हाँ माँ जी। वहीं दूसरी तरफ नीरज फोन पर कृतिका से बात कर रहा होता है। अब तो हमारे बारे में सबको पता चल गया है। अब तुम मेरे साथ भागकर शादी कर लो। ऐसे कैसे शादी कर लूं बिना डिवोर्स दिए? उसकी चिंता मत करो, डिवोर्स के पेपर्स मैं तैयार करवा दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे और मम्मी पापा? हम पहले भागकर शादी कर लेंगे, फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे बच्चों और मम्मी पापा को भी अपने पास बुला लेंगे। ठीक है, तुम डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवाओ। ऐसे ही कुछ दिन बाद नीरज और कृतिका पार्क में बैठे होते हैं। ये डिवोर्स के पेपर्स है, इसमें तुम अपने साइन कर लो और अपने बीवी के साइन भी करवा लेना। ठीक है। इतना कहकर नीरज पेपर्स लेकर घर की तरफ चला जाता है। माँ जी देखिए,
वो फिर मेरी पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन से बात करके आ रहे हैं। नीरज, तू क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है? मम्मी, आपने इस अनपढ़ गवार से मेरी शादी मुझसे बिना पूछे करवाई थी। मैं तो इससे शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं कृतिका जैसी मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था। इतना कहकर नीरज गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीरज ऑफिस से घर आता है। कल मुझे ऑफिस ट्रिप के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। ऑफिस ट्रिप के लिए जा रहे हैं या मेरी पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन के साथ कहीं भागने का इरादा है? मुझे ऑफिस ट्रिप पर ही जाना है। इतना कहकर नीरज अपने कमरे में चला जाता है और अगली सुबह शारदा काजल से बात कर रही होती है। बहू, नीरज बाहर जा रहा है, उसके लिए अच्छा नाश्ता बना देना। जी माँ जी। फिर काजल किचन में खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज फोन पर, मेरी सारी पैकिंग हो गई है। सुनो, घर का कैश, एटीएम, क्रेडिट कार्ड और जो गहने तुमने अपनी बीवी को दिए हैं वो सब अपने साथ रख लेना। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरे पति की कोई चीज मेरी सौतन के पास रहे। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तुम कब तक आ रहे हो? 1 घंटे में हमारी ट्रेन है। मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। उसी समय काजल दरवाजे के पास आ जाती है और नीरज की बातें सुन लेती है। वैसे हम भाग कहाँ रहे हैं? तुम बस स्टेशन आ जाओ, मैंने भागने की तैयारी कर ली है। तो ये सच में मेरी पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन के साथ भागने वाले हैं? मैं इन्हें भागने नहीं दूंगी। इतना सोचकर काजल बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। तभी नीरज जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। अरे दरवाजा खोलो, ऑफिस ट्रिप है, मैं लेट हो जाऊंगा, दरवाजा खोलो। तभी शोर सुनकर शारदा कमरे के पास आती है। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? माँ जी, ये मेरी पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन के साथ भागकर शादी करने वाले हैं। मैंने अभी इन्हें फोन पर बातें करते सुना है। अरे मैं नहीं भागूंगा, दरवाजा खोल दो। मैंने सब अच्छे से सुना है। अब तो आपकी ट्रेन के बाद ही मैं दरवाजा खोलूंगी। फिर काजल वहाँ से चली जाती है और अंदर नीरज घबराकर इधर उधर देखता है। फिर नीरज अलमारी में से 2 साड़ियां निकालकर उन्हें बांधता है और बालकनी से लटककर धीरे धीरे नीचे उतरता है। मेरी अनपढ़ गवार पत्नी की लंबी लंबी साड़ियां किसी काम तो आई। फिर नीरज भाग जाता है और थोड़ी देर बाद शारदा काजल से कहती है, अरे बहू, अब तो नीरज के कमरे का दरवाजा खोल दे, उसकी ट्रेन निकल चुकी होगी। काजल दरवाजा खोलती है पर अंदर कमरे में नीरज कहीं भी नहीं होता। देखा आप लोगों ने, भाग गए ना, पर मैं इन्हें मेरी पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन के साथ भागने नहीं दूंगी। काजल दौड़ते हुए घर से निकलती है। उसके पीछे पीछे शारदा और रामलाल भी आवाज लगाते हुए दौड़ने लगते हैं। अरे बहू रुक जा, हम भी आ रहे हैं। उधर स्टेशन पर कृतिका ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर, ये नीरज आ क्यों नहीं रहा? 2 मिनट में ट्रेन चलने वाली है। तभी दूर से नीरज दौड़ते हुए आता है और उसी वक्त ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। फिर कृतिका अपना हाथ बढ़ाकर, नीरज जल्दी करो, ट्रेन में चढ़ो। कृतिका मैं आ रहा हूँ। तभी काजल और शारदा भी स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। पापा रुक जाइए। पापा मत जाइए। बेटा ये क्या कर रहा है तू? नीरज कृतिका का हाथ पकड़कर चलती ट्रेन में चढ़ जाता है। आप लोग चिंता मत करिए, कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों को अपने पास बुला लूंगा। काजल प्लेटफॉर्म पर घुटनों के बल बैठ जाती है। मुझे छोड़कर मत जाइए। खुद को संभाल बहू, चल घर चलते हैं, यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा। फिर पूरा परिवार घर वापस आता है और तभी कुछ पड़ोसन काजल से मिलने आती हैं। इसीलिए कहते हैं पति को खुश रखना चाहिए, वरना पति यहाँ वहाँ मुंह मारते हैं। चुप करिए, काजल दीदी पहले से दुखी है। काजल दीदी खुद को संभालिए, आपके बच्चे हैं। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन नीरज कृतिका के साथ होटल रूम में बातें कर रहा होता है। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हें तो आज नई ज्वाइनिंग के लिए ऑफिस जाना है ना? फिर नीरज होटल से निकलकर नए शहर के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता है। अरे तुम वही हो ना जो पढ़ी लिखी मॉडर्न औरत के साथ भाग गए? सर आप ये क्या कह रहे हैं? ये न्यूज़पेपर देखो, इसमें साफ लिखा है, अनपढ़ गवार बहू के पति को लेकर भागी पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन। ये देखो। ऐसे ही नीरज को नौकरी नहीं मिलती है और नीरज वापस होटल आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शारदा हाथ में न्यूज़पेपर लेकर, देखो इसमें क्या छपा है, अनपढ़ गवार बहू का पति पढ़ी लिखी मॉडर्न औरत के साथ भाग गया। अरे ये तो न्यूज़पेपर तक आ गया, अब पूरे शहर को पता चल गया है, हमारी बहुत बदनामी होगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद स्कूल में सूरज और पिंकी क्लास में बैठे हैं। सूरज और पिंकी, तुम लोगों की स्कूल की फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। अगर जल्दी फीस नहीं आई ना तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। जिसके बाद सूरज और पिंकी घर आते हैं। मम्मी स्कूल फीस भर दो, नहीं तो स्कूल से नाम काट देंगे। बच्चों की फीस तो भरनी ही पड़ेगी। नीरज ने घर खर्च के लिए जो पैसे रखे होंगे उसी में से भर देते हैं। काजल अलमारी का लॉकर खोलती है। माँ जी, लॉकर तो पूरा खाली है, इसमें तो गहने भी नहीं है। सारे पैसे और गहने कहाँ गए
ये सारे पैसे और गहने अपने साथ ही ले गया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और घर का राशन भी खत्म हो जाता है। माँ जी, अब तो घर में राशन भी नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे भी नीरज के अकाउंट में ही आते हैं, अब क्या करें। वहीं दूसरी तरफ नीरज, घर में राशन खत्म हो गया होगा, बच्चों की फीस भी देनी है, कुछ पैसे भेज देता हूँ। पागल हो गए हो क्या? घर में पैसे क्यों भेज रहे हो? अगर पैसे भेज दोगे तो तुम्हारी अनपढ़ बीवी डिवोर्स पेपर साइन नहीं करेगी। और पैसे मत भेजो, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारी माँ खुद बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएंगी। नीरज पैसे नहीं भेजता और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और स्कूल से सूरज और पिंकी रोते हुए घर आते हैं। मम्मी, सर ने कहा है कल फीस लेकर आना, नहीं तो स्कूल मत आना। बच्चों, तुम पहले खाना खा लो। खाना कहाँ है बहू? माँ जी, नीलम ने थोड़ा आटा दिया था, उसी से पराठे बनाए हैं। फिर बच्चे पराठे खाने लगते हैं और मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बच्चों की बात सुनकर काजल को आइडिया आता है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं खाना बनाकर तो बेच ही सकती हूँ। इतना कहकर काजल घर से निकलती है। तभी उसे रास्ते में नीलम मिलती है। दीदी, कहाँ जा रही हो? साहूकार के पास कुछ पैसे उधार लेने हैं, मैं खाना बनाकर बेचने का सोच रही हूँ। दीदी, मेरे होते आपको किसी साहूकार के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं पैसे देती हूँ। फिर नीलम काजल को कुछ पैसे देती है। नीलम, तुमने बहुत बड़ा सहारा दिया है, धन्यवाद। फिर काजल कुछ सामान खरीदती है और उससे खाना बनाकर बेचने के लिए तैयारी करती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज और कृतिका होटल के कमरे में। कृतिका, कुछ खाने का बनाया है क्या? बहुत भूख लगी है। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने आई हूँ? हम होटल में रहते हैं, होटल से ही मंगा लेते हैं। अरे, जब से आए हैं तब से होटल से ही खाना मंगवा रहे हैं, मेरी सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तुम ही कुछ बना लो ना। ये चूल्हा चौका वाला काम मैं नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ काजल बाजार में ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगती है, पर कोई ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और कृतिका शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल आती है। ये ड्रेस भी अच्छी है, इसे भी ले लेती हूँ, और ये बैग भी, ये भी मुझे पसंद है। थोड़ी देर बाद वो सामान लेकर बिलिंग काउंटर पर पहुंचती है। बिलिंग कर दीजिए और ये कार्ड से पेमेंट होगी। कृतिका नीरज का क्रेडिट कार्ड देकर पेमेंट कर देती है और सामान लेकर होटल रूम लौट आती है। कृतिका, तुमने 50,000 की शॉपिंग मेरे क्रेडिट कार्ड से की है? हाँ, मुझे कुछ कपड़े लेने थे। कृतिका, अभी मेरी जॉब भी नहीं लगी है और तुम इतने पैसे खर्च कर रही हो। क्या मतलब? मैं बस कह रहा हूँ कि थोड़ा संभल कर खर्च करो। अब तुम मुझ पर रोक टोक लगाने लगे हो। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। वहीं काजल ठेले पर, क्या बेच रही हो? पराठे, दाल, राजमा चावल। ठेले पर हम नहीं खाते। ऐसे ही दूसरा दिन बीत जाता है और काजल शाम को घर आती है। माँ जी, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। कोई बात नहीं बहू, एक बार लोगों को तेरे हाथ का स्वाद पता चल जाएगा, फिर भीड़ लगेगी। अगले दिन दोपहर में काजल ठेले पर खड़ी होती है। तभी लड़खड़ाकर आयुष आता है। 1 हफ्ते से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। काजल आयुष को खाना देती है। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। यहाँ क्या बन रहा है? आज राजमा चावल, पराठे और दही है, जरा 1 प्लेट दीजिए। फिर ग्राहक खाना खाते हैं। क्या स्वाद है? मेरी भी 1 प्लेट लगा दीजिए। मेरे लिए भी 1 प्लेट। थोड़ी ही देर में ठेले के पास कई ग्राहक खड़े होकर काजल के हाथों से बना खाना खाने लगते हैं। कुछ दिनों में काजल का ठेला लोगों के बीच मशहूर हो जाता है। तभी एक दिन, हाय गाइस, आज हम उस ठेले पर आए हैं जहाँ की मालकिन के पति को पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन लेकर भाग गई है। दीदी, आपने यहाँ ठेला क्यों शुरू किया? अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब आप चिंता मत कीजिए, कल आपके ठेले पर बहुत भीड़ होगी। अगली सुबह काजल ठेला लेकर बाजार आती है। तब काजल बाजार में लंबी लाइन लगी देख, इतनी लंबी लाइन किस लिए लगी है? दीदी, सभी लोग आपका खाना खाने आए हैं। मैं अकेले इतना खाना कैसे बनाऊंगी? मैं मदद करूंगा ना, आप खाना बनाइए, मैं सबको परोसूंगा। जब मैं भूखा था तब आपने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। काजल खाना बनाने लगती है और आयुष ग्राहकों को खाना देने लगता है। जल्दी दीजिए, खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे लिए भी 1 प्लेट। थोड़ी देर बाद आटा खत्म हो जाता है। अरे, आटा खत्म हो गया। दीदी, पैसे दीजिए, मैं अभी आटा लेकर आता हूँ। फिर आयुष जल्दी से आटा लेकर आता है और काजल फिर से पराठे बनाने लगती है। इसी तरह काजल अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। वहीं होटल के कमरे में नीरज और कृतिका बहस कर रहे हैं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ भागकर यहाँ आया हूँ। तुम 2 महीने में कंगाल हो गए, ना बैंक में पैसे, ना क्रेडिट कार्ड में लिमिट, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। तुम मेरे सारे पैसे खर्च करके अब मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ। फिर कृतिका कमरे से चली जाती है। तभी होटल मैनेजर कमरे में आता है। 1 महीने का होटल का किराया नहीं दिया है तुमने, पैसे दो। पैसे तो नहीं है मेरे पास, बस ये घड़ी है, इसे रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। नीरज घड़ी देकर होटल से बाहर निकलता है। फिर वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है और अगले दिन घर पहुंचकर,
आप वापस क्यों आए हैं? क्या हुआ? कृतिका मुझे छोड़कर चली गई, मुझे माफ कर दो। काजल अंदर जाती है और डाइवोर्स पेपर लेकर आती है और साइन करके नीरज के मुंह पर फेंक देती है। मैंने आपको डिवोर्स दे दिया है, अब निकल जाइए मेरे घर से, और चाहिए तो अपने मम्मी पापा को भी लेकर जाइए। देख रहे हैं आप लोग, काजल क्या कह रही है? हमें आपसे बात नहीं करनी, आप यहाँ से चले जाओ। हम अपनी बहू के साथ हैं, इस घर में अब तेरा कोई अधिकार नहीं है। निकल जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए, मुझे आप लोगों की जरूरत है। जब तू हमें छोड़कर गया तब हमें भी तेरी जरूरत थी, पर तूने पैसे तक नहीं भेजे। फिर बहू ने मजबूरी में ठेला लगाया और अब मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ। हमें जरूरत नहीं है आपके साथ की। फिर रामलाल और शारदा नीरज को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब हाल देखो, न घर का रहा न घाट का। नीरज सड़क पर खड़े रोते रह जाता है। दूसरी तरफ काजल अपने बच्चों और सास ससुर के साथ खुशी से जीवन बिताने लगती है।